पहले अमेरिका को युद्ध में पीटा, फिर घुटने पर लाकर ट्रंप से करवाया समझौता। अब होर्मुज में धूल डालने के बाद सुपर पावर की घनघोर फजीहत करने लगा है ईरान। इजराइल बमों और मिसाइलों से मार रहा है, ईरान कूटनीति से अमेरिका की हेकड़े निकाल रहा है। इजराइल युद्ध भड़काता जा रहा है तो ईरान अमेरिका को फिर से ताव दिला रहा है। युद्ध के बिसात पर अब टक्कर नहीं, पूरा पलड़ा ईरान की तरफ झुक गया है। ईरान अमेरिका को हड़का रहा है। ईरान अमेरिका की धमकियों के बाद भी होर्मुज में बम फोड़ रहा है। ईरान ने ट्रंप से दोहा में वार्ता करने से भी साफ मना कर दिया है, जिसके बाद गुस्से में ट्रंप ने फिर से मिलिट्री एक्शन की धमकी दी है। Meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out. But we're winning militarily. It's almost won militarily, I would say. And it's really very simple. ईरान डील से ट्रंप को आउट करने का प्लान। क्या है सऊदी अरब कतर की तैयारी? क्या ओमान ने अमेरिका को दिया धोखा? इजराइल ने क्यों कहा दोहा को दहलाओ? खाड़ी देशों ने पाला बदलना शुरू कर दिया है। ईरान के तेवरों ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और कतर के अमीर को अमेरिका का दुश्मन बना दिया है। द टेलीग्राफ के मुताबिक सऊदी, कतर और ओमान की कोशिश अगस्त 2026 तक फाइनल समझौते तक पहुंचने की है। इसके लिए एक प्लान तैयार किया जा रहा है। इस प्लान में अमेरिका को डील से बाहर करने की कोशिश है, जिससे आने वाले वक्त में समझौते को लागू करने में कोई परेशानी ना हो। मगर ट्रंप ये फजीहत बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या अमेरिका धोखेबाजी पर शांत रह सकता है? यकीनन नहीं। वैसे भी इजराइल के दिए सिग्नल ट्रंप को अब सही लगने लगे हैं। हिजबुल्लाह के सुरंग नेटवर्क में घुसकर इजराइल जैसे दृश्य दिखा रहा है, उससे सुपर पावर का दिमाग बहुत गर्म हो गया है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने भी ऐलान किया है कि हिजबुल्लाह चीफ अब ज्यादा दिन का मेहमान नहीं बचा है। ट्रंप ने ईरान के साथ दोहा बैठक को बहुत अहम बताया है। ट्रंप दोहा में ईरान से एटमी प्रोग्राम पर डील चाहते हैं, लेकिन ईरान ने ऐलान कर दिया कि दोहा में अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। ईरान की टीम दोहा में अपने फ्रीज फंड को रिलीज कराने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? अगर ईरान अमेरिका के बीच दोहा में समझौता नहीं हुआ तो भयानक युद्ध भड़क सकता है, क्योंकि इजराइल ने ट्रंप को खाड़ी देशों का सीक्रेट प्लान बता दिया है। यह प्लान ट्रंप के 12 सैन्य अड्डों पर ऑपरेशन का है। रिपोर्ट देखिए। घंटे पहले ईरान मिसाइलें फोड़ रहा था। 48 घंटे बाद अमेरिका बमबारी करने की धमकी दे रहा है, क्योंकि ट्रंप का सब्र अब जवाब दे गया है। उन्हें ईरान की अकड़ पसंद नहीं आ रही है। ट्रंप को ईरान की शर्तें सीने में तीर की तरह चुभने लगी हैं। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान दोहा वार्ता में उनकी बात मानकर फाइनल समझौता कर डाले, लेकिन ईरान फाइनल डील से पहले अपनी एक एक बात मनवाने के लिए अमेरिका का घमंड तोड़ता जा रहा है। ईरान ने धमकी दी है,
दोहा में अमेरिका से समझौते पर कोई बात नहीं होगी। ईरान की टीम दोहा में फ्रीज फंड निकलवाने के लिए जा रही है। सुप्रीम लीडर का ऑर्डर है कि दोहा में ट्रंप एंड पार्टी से दूर रहना है। ट्रंप ने ईरान का ये स्टैंड जब से सुना है, उनका पारा हाई है। ट्रंप ने दावा किया कि वो युद्ध जीत चुके हैं। अगर दोहा टॉक में ईरान ने ज्यादा प्रेशर बनाया तो बंकर बस्टर धमाकों के लिए रेडी रहे। But we're winning militarily. It's almost won militarily, I would say. And it's really very simple. It's the denuclearization of Iran. We don't want them to have a nuclear weapon, and they're not going to have a nuclear weapon. They've agreed to that, in all fairness. हालांकि ट्रंप को अंदाजा नहीं कि उनके साथ क्या गेम होने वाला है। ईरान ने मुस्लिम ब्रदरहुड का दांव चलकर अमेरिका को खाड़ी से खदेड़ने का रोड मैप बना लिया है। ईरान की चली तो अमेरिका अभी चल रहे समझौते से भी आउट हो जाएगा। खाड़ी देश की टीम ईरान डील से अमेरिका को बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी कर रहे हैं। इसकी अगुवाई ओमान, सऊदी अरब और कतर कर रहे हैं। तीनों देशों का मानना है कि युद्ध से ट्रंप की विश्वसनीयता कम हो गई है, जिसके चलते ईरान डील पर ठीक से अमल नहीं हो पा रहा है। कतर में होने वाली बैठक में अगर अमेरिका और ईरान फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंचते हैं तो फिर खाड़ी देश अपना प्लान एक्टिव कर सकते हैं। यानी इजराइल के बाद अमेरिका को भी बाहर कर खाड़ी देश ईरान के साथ अलायंस बनाने की तैयारी में है। अगर ये डील डन हुई तो खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डों की जमीन खिसक जाएगी। खाड़ी देशों का ग्रुप ईरान की टोल शर्तों को मानने के लिए तैयार है। खाड़ी देश एक प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं जिसमें ईरान को टोल के नाम पर पैसे मिलेंगे, जबकि ट्रंप हॉर्मुज में टोल के सख्त खिलाफ है। असल में खाड़ी देशों का प्लान युद्ध से अमेरिका के सेफ एग्जिट देने का है, जिससे ईरान के आगे अमेरिका के सरेंडर की इमेज न बने। जबकि ईरान ने अरब वर्ल्ड से अगर डील कर ली तो वो अमेरिका के सैन्य अड्डों को तबाह करने तक रुकेगा नहीं। ईरान के पड़ोस में जितने भी ट्रंप के बेस हैं, वहां ईरान मार्च 26 वाला बारूदी तांडव 6 महीने तक दिखाने का गोला बारूद जुटाकर बैठा है। कितने ड्रोन लॉन्च करेगा ईरान? शाहिद ड्रोन का सबसे बड़ा अड्डा। 6 महीने तक युद्ध ईरान की गारंटी। ईरान ने अपना सीक्रेट दिखाना शुरू कर दिया है। ईरान अब 6 दिन नहीं, 6 हफ्ते नहीं, 6 महीने तक युद्ध करने के लिए तैयार है। ये सुरंग और यहाँ रखे हुए ड्रोन सबूत है कि ईरान की फायर पावर 6 महीने तक चलती रहेगी और इस दौरान उसकी ड्रोन वाली प्रोडक्शन लाइन लगातार काम करती रहेगी। इस सीक्रेट अड्डे में ड्रोन गिनकर थक जाएंगे ट्रंप और नेतन्याहू। ईरान बता रहा है कि इस वीडियो को देखकर क्यों इजराइल, अमेरिका और उसके साथी खाड़ी देशों को घबराने की जरूरत है, क्योंकि अब वो युद्ध में अपनी सबसे खास रणनीति बदलने जा रहा है और उसके नए हमले मिसाइल अटैक से भी घातक होने जा रहे हैं। 6 महीनों में अगर ईरान अमेरिका बेस क्लियर कर पाएगा तो फिर अगला नंबर इजराइल से हिसाब बराबरी का है, जिसका जिम्मा ईरान ने यमन के हुती फाइटर्स को दे दिया है। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान से सैन्य तकनीक हासिल करने वाले हुती लड़ाकों ने हाल ही में मिसाइल टेस्ट किया है, जिससे फाइटर ग्रुप की फायर पावर डबल हो गई। इसके अलावा हुती अपनी मिसाइलों की रेंज और तबाही का दायरा बढ़ा रहे हैं, जिससे इजराइल को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। इजराइल के ईरान पर हमले के बाद हुती लड़ाकों ने अब तक नेतन्याहू आर्मी को बराबर की टक्कर दी है, जबकि लेबनान से हिजबुल्लाह के लड़ाके लगातार इजराइल पर हमला कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 28 मार्च से अब तक हुती फाइटर्स ने सिर्फ 6 मिसाइलें इजराइल पर दागी हैं और 5 ड्रोन से हमला किया है। हुती चीफ ने नई धमकी में कहा है कि ये उनका मास्टर स्ट्रोक है। लड़ाका ग्रुप के पास इजराइल पर दागने के लिए साल भर का मिसाइल गोदाम है। ईरान समर्थित फाइटर ग्रुप पहले से कहीं ज्यादा घातक प्लान के साथ वॉर मोड में आ चुके हैं। कल तक जिस हिजबुल्लाह को इजराइल लेबनान में घुसकर मार रहा था, वो आज की तारीख में जबरदस्त टक्कर दे रहा है। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने धमकी दी है कि ट्रंप के कहने पर इजराइल से जो समझौता हुआ है वो किसी काम का नहीं।
नईम कासिम ने ट्रंप से ईरान वाली डील की डिमांड कर दी है। عن السيادة هذا الاتفاق منعدم الوجود ويجب تطبيق مندرجات مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. في هذه اللحظات بيان صادر عن الأمين العام لحزب الله إن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة من كل لبنان طرح خطير جدا يتجاوز كل الخطوط الحمراء. ट्रंप ने इतना पसीना बहाकर लेबनान में जंग रोकने के लिए जो डील करवाई उसे खुद इजराइल तोड़ने की तैयारी में है, क्योंकि इजराइल के सामने लेबनान से निकलने के लिए जो शर्त रखी गई वो हिजबुल्लाह मानने को तैयार नहीं, क्योंकि हिजबुल्लाह के हथियार छोड़ने का मतलब है अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारना। और इसलिए इजराइल ने दो टूक कह दिया है कि वो लेबनान तभी छोड़ेगा जब हिजबुल्लाह हथियार छोड़ेगा। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स ने कहा कि इजराइल का लेबनान की जमीन पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन जब तक हिजबुल्लाह अपने हथियार नहीं छोड़ता तब तक इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान के कुछ इलाकों में तैनात रहेगी। कॉट्स ने कहा कि इजराइल की पहली प्राथमिकता अपनी सीमा की सुरक्षा है, इसलिए हिजबुल्लाह के हथियार छोड़ने तक इजराइल की सेना की पूरी वापसी नहीं होगी। मतलब साफ है, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। हिजबुल्लाह पहले ही इनकार कर चुका है और अब इजराइल के तेवर भी तीखे हैं। कॉट्स ने तो ये तक बोल दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति के दबाव के बाद इजराइल को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी, क्योंकि ट्रंप बीच में नहीं आते तो इजराइल लेबनान में इतने हवाई हमले करता कि हिजबुल्लाह खत्म हो जाता। लेकिन अमेरिका के दबाव की वजह से इजराइल को बेरूत पर हमले रोकने पड़े और अब वो केवल चुनिंदा जगहों पर हमले कर रहा है। यही नहीं, इजराइल के रक्षा मंत्री ने लगे हाथ ईरान को भी चेतावनी दे डाली। कहा कि अगर ईरान ने इजराइल पर लेबनान की वजह से मिसाइलें दागी तो इजराइल की सेना जवाब देगी और अपने दम पर युद्ध लड़ेगी। यानी नेतन्याहू ने लेबनान के मुद्दे पर नहीं झुकने की कसम खा ली, बोल दिया कि ट्रंप कितना भी दबाव डाल दे वो नहीं झुकेंगे। No matter what happens in the talks, with an agreement, without an agreement, I pledge to you that Iran, as long as I'm Prime Minister, will never have a nuclear weapon. Never. As long as I am the Prime Minister of Israel, I will not let that happen. अब देखना होगा कि इजराइल का अगला कदम क्या होगा। वो लेबनान में इसी तरह मिलिट्री ऑपरेशन अंजाम देगा या ईरान और हिजबुल्लाह से आर पार का युद्ध लड़ेगा, क्योंकि ट्रंप ने अगर जल्दी मुस्तफा खमेनी और उनकी मिसाइल ब्रिगेड को नहीं रोका तो इजराइल का बचना नामुमकिन होगा। तेहरान की तरफ से इस वार्निंग को डिकोड कर लिया गया है, लेकिन मुस्तफा खमेनी और उनके तमाम लीडर्स को टारगेट करने के लिए अमेरिका ने भी पूरी तैयारी कर ली है। ट्रंप ने धमकी देकर बता दिया कि अगला टमाहॉक क्रूज मिसाइल कहां गिरने के लिए तैयार की जा चुकी है। दोहा में ईरान का स्टैंड अगर चेंज नहीं होता है तो ये मान लीजिए खाड़ी देशों में कहर बरतेगा। हमला ईरान करे या अमेरिका, कुचले जाएंगे वो देश जिन्होंने युद्ध भड़काने वाला कांड किया है। रूस ने यूक्रेन पर 100 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया। जापोरियाजिया में हुए हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन ने रूस के 80 से ज्यादा ड्रोन को मार गिराने का दावा भी किया है। उधर सुमैया, डोनेस्क,
खार्किव और जापोरिजिया में हमले के बाद बिजली संकट पैदा हो गया। रूस के लॉन्ग रेंज हमलों के निपटने के लिए यूक्रेन ने यूरोप से एयर डिफेंस सिस्टम की मांग भी की है। रिपोर्ट देखिए। यूरोप के दिल में आग लगी हुई है। रूस की मिसाइलें और ड्रोन का तूफान यूक्रेन को निगल रहा है। रातों रात सैकड़ों ड्रोन्स और मिसाइलें बरसाई। कीव जल रहा है, ओडेशा तबाह हो रहा है, जापोरिजिया आग की लपटों में घिरा है। क्या ये पुतिन का आखिरी युद्ध है? ज़ेलेंस्की भड़के हुए हैं। क्या उन्होंने क्रेमलिन को जलाने का आदेश दे दिया है? गुस्साए ज़ेलेंस्की ने रूस को सबक सिखाने के लिए एक रात में 400 से ज्यादा लॉन्ग रेंज ड्रोन से हमला कर दिया। मॉस्को ब्रिगेड ने दावा किया कि 50 से ज्यादा ड्रोन तो सिर्फ मॉस्को पर दागे गए थे। रूस ने यूक्रेन के सभी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। रूस पर यूक्रेन का यह दूसरा सबसे बड़ा हमला है। इससे पहले रूस ने 24 घंटे में 660 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया था। इस साल 6 महीने में यूक्रेन ने रूस के 8 लाख से ज्यादा मिलिट्री टारगेट पर ड्रोन से हमला किया। यूक्रेन ने मई में साल 2026 का सबसे बड़ा हमला किया। 1,81,000 टारगेट पर हमले किए। ये आंकड़े यूक्रेन ने जारी किए हैं। इनकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन यूक्रेन के दावे रूस की मीडिया में छप रही खबरों से मेल खाते हैं। रूस का दावा है कि वो हर महीने यूक्रेन के हजारों ड्रोन को मार गिरा रहा है। मार्च में मॉस्को ने यूक्रेन के 7,000 से ज्यादा ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। Начебто все контролює, що бензин начебто є, що російські міністри начебто достатньо компетентні, але самі росіяни у чергах за бензином в різних регіонах Росії реально бачать, що ця їхня триденна війна триває вже 5-й рік. Так? यूक्रेन ने जून में रूस के ऊर्जा ढांचों पर कई बार हमले किए। मॉस्को की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर हमला किया तो मॉस्को के आसपास तेल का संकट पैदा हो गया। इसके बाद रूस ने व्लादिमीर इलाके में फ्यूल पंपिंग स्टेशन को निशाना बनाया। यूक्रेन के बार बार हमलों से रूस में तेल प्रोडक्शन 25 से 40% तक प्रभावित हुआ। यूक्रेन ने न सिर्फ मॉस्को के आसपास को ड्रोन से निशाना बनाया, बल्कि क्रीमिया में बड़े ड्रोन हमले कर रूस के तेल ठिकानों को तबाह कर दिया। Реальність війни в Росію і робимо максимально складним продовження окупації нашої землі. Наш український план далекобійних санкцій виконується. Також виконуються і санкції середньої дальності. Але достатньо сказати один лише факт. Від початку повномасштабної війни російською армією було визначено вже 15 термінів. लेकिन यूक्रेन के लॉन्ग रेंज हमलों के बाद भी रूस का ऑपरेशन यूक्रेन नहीं रुका। रूस ने एक रात में सैकड़ों ड्रोन और कई मिसाइलों से हमला कर पूरे यूक्रेन को अलर्ट कर दिया। रूस ने फिर दिखा दिया कि उसके मिसाइल और ड्रोन अटैक की रफ्तार अभी थमी नहीं है। लेकिन सवाल अब सिर्फ ये नहीं कि रूस ने कितना हमला किया, सवाल ये भी है कि क्या ज़ेलेंस्की मॉस्को के बाद अब क्रेमलिन के करीब के मिलिट्री टारगेट पर हमला करेंगे? क्या ज़ेलेंस्की ने जंग को डिफेंस मोड से अटैक मोड पर ला दिया है और अब वो रूस की युद्ध क्षमता को खत्म करने का मन बना चुके हैं? लेकिन रूस अब यूक्रेन के हमलों का सिर्फ जवाब नहीं दे रहा, बल्कि कीव की सांसों को रोकने की कोशिश में लगा हुआ है। एक साथ क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और शाहेद ड्रोन। रात के अंधेरे में रूस पहले ड्रोन भेजता है ताकि यूक्रेन का एयर डिफेंस एक्टिव हो जाए और फिर उन्हीं रडारों पर मिसाइलें दाग देता है। यानी रूस की नई रणनीति साफ है, पहले एयर डिफेंस को थकाओ और फिर शहरों और सैन्य ठिकानों पर सटीक हमला करो।
कीव, ओडेशा, निप्रो, जापोरिजिया लगातार निशाने पर है और रूस के हर हमले के बाद यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को कीमत चुकानी पड़ रही है। पहले ड्रोन स्वॉर्म और फिर मिसाइल स्ट्राइक, और जैसे ही एयर डिफेंस पर ओवरलोड होता है, रूस की मिसाइलें यूक्रेन की ऊर्जा और मिलिट्री ठिकानों पर हमले करती हैं। लेकिन रूस और यूक्रेन की ये जंग अब सिर्फ दोनों देशों की सीमा तक सीमित नहीं दिख रही। यूक्रेन से सटी नेटो सीमा अब बार बार इस युद्ध की चपेट में आ रही है। रोमानिया के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि यूक्रेन सीमा के पास मिले रूसी ड्रोन के मलबे को कंट्रोल्ड ब्लास्ट से उड़ाया गया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस साल करीब 40 बार रूस के ड्रोन रोमानिया के एयर स्पेस में घुसे। रोमानिया ईयू और नेटो का सदस्य है। आर्टिकल 5 के मुताबिक अगर किसी भी नेटो देश पर हमला होता है तो ये नेटो पर हमला माना जाता है। इसे रूस से नेटो की जंग का खतरा बढ़ गया है, लेकिन रोमानिया की सीमा में घुसे रूसी ड्रोन को महज हादसा माना जा रहा है। यानी जंग की चिंगारी अब नेटो की सीमा तक पहुंच रही है। अभी हालात काबू में हैं, लेकिन कभी भी भड़क सकती है। उधर जेलेंस्की अब खुलकर कह रहे हैं कि रूस पर दबाव रूस के अंदर बढ़ाना होगा। यानी अब लड़ाई सिर्फ डोनबास की नहीं, रूस के सैन्य ढांचे की है। Слушаем наших и оппонентов, и союзников, прислушиваемся и можем как-то корректировать свою точку зрения. Но так, чтобы совсем уж переубедить, во всяком случае, мне об этом пока ничего не известно. Чуть юго-западнее города Доброполе и Очеретино. Ведь этот так называемый дух Анкодижа, хоть и не был облечен в какие-то यूक्रेन लगातार रूस के एयरबेस, तेल रिफाइनरी, गोला बारूद डिपो और लॉजिस्टिक नेटवर्क को निशाना बना रहा है। मकसद साफ है, रूस जितना कम ईंधन, जितनी कम सप्लाई और जितने कम हथियार जुटा पाएगा, उसकी जंग उतनी मुश्किल होगी। यूक्रेन के जनरल स्टाफ का दावा है कि रूस अब तक 7 लाख से ज्यादा सैनिकों को खो चुका है। मतलब हर दिन 1,500 सैनिकों को खो रहा है। इस जंग में रूस के 4,000 से ज्यादा टैंक तबाह हो चुके हैं। 10,000 से ज्यादा आर्टिलरी सिस्टम नष्ट हो चुके हैं। 400 से ज्यादा एयरक्राफ्ट मारे गए हैं। जंग में रूस अब तक 48 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च कर चुका है। लेकिन इस युद्ध ने एक नई सच्चाई दुनिया के सामने रख दी। अब युद्ध टैंक से नहीं, ड्रोन से जीता जाएगा। जो ज्यादा ड्रोन बनाएगा वो ज्यादा देर तक लड़ेगा। जो ज्यादा एआई इस्तेमाल करेगा उसे ज्यादा बढ़त मिलेगी। आज $1,000 का ड्रोन करोड़ों के टैंक को खत्म कर रहा है। लाखों का ड्रोन अरबों के एयर स्पेस पर हमला कर रहा है और इसी वजह से रूस और यूक्रेन दोनों ड्रोन प्रोडक्शन को युद्ध का सबसे बड़ा हथियार बना चुके हैं। ड्रोन प्रोडक्शन के मामले में यूक्रेन ने रूस को काफी पीछे छोड़ दिया है। यूक्रेन में हर महीने ड्रोन का प्रोडक्शन करीब 6 लाख के करीब पहुंच चुका है, जबकि दावा है कि रूस का ड्रोन प्रोडक्शन महीने में 10,000 के करीब भी नहीं है। रूस को अभी भी अपनी क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों पर भरोसा है, जबकि यूक्रेन जानता है कि वो रूस के मिसाइल ताकत का सामना नहीं कर पाएगा और यूक्रेन ने वॉर पैटर्न ही बदल दिया। कीव की सेना बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले कर रही है। रूस को झुकाने के लिए लॉन्ग रेंज के अटैक ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. А на всех остальных территориях боевые действия прекратили. Тоже понятно почему. Потому что это даст, если мы пойдем на это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области. लेकिन सवाल सिर्फ हथियारों का नहीं है, सवाल वक्त का भी है। रूस मानता है कि लंबी जंग उसके पक्ष में जाएगी। यूक्रेन चाहता है कि पश्चिमी देशों का समर्थन ऐसे ही जारी रहे। यही वजह है कि हर बड़ा हमला सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी होता है। मॉस्को कीव को झुकाना चाहता है और कीव दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो अभी भी लड़ सकता है। हर रात नई मिसाइलें, नए ड्रोन, नई तबाही। लेकिन इस युद्ध की सबसे खतरनाक बात सिर्फ धमाके नहीं है। सबसे बड़ा खतरा ये है कि हर गुजरते दिन के साथ ये जंग दो देशों की लड़ाई से आगे बढ़ती जा रही है। नेटो की सीमाएं, रूस की मिसाइलें, यूक्रेन के लॉन्ग रेंज ड्रोन और यूरोप की बेचैनी सब एक ही कहानी कह रहे हैं। कहानी एक ऐसे युद्ध की जिसका अंत अभी किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। और जब तक मिसाइलों की आवाज बातचीत की मेज से ज्यादा तेज रहेगी, तब तक यूरोप की रातें
धमाकों से ही रोशन होती रहेंगी। 31 грудня. У 23-му році Путін визначив два інші терміни захоплення Донбасу. До 1 березня і потім вже, коли знов не вийшло, то перенесли на 31 грудня. 24-й рік знов такі два терміни. У 25-му році, коли росіяни намагались переконати президента Трампа, що अब सवाल सिर्फ इस बात का नहीं है कि अगला हमला कौन करेगा, सवाल यह है कि अगला दांव किसका ज्यादा भारी पड़ेगा। क्या रूस अपनी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के दम पर यूक्रेन के एयर डिफेंस को पूरी तरह से थका देगा, या फिर यूक्रेन के हजारों लॉन्ग रेंज ड्रोन रूस के एयरबेस, तेल डिपो, हथियार फैक्ट्रियों और सैन्य सप्लाई चेन को लगातार निशाना बनाकर मॉस्को की युद्ध मशीन की रफ्तार धीमी कर देंगे। आने वाले महीनों में मोर्चे पर सैनिकों से ज्यादा आसमान में उड़ने वाले ड्रोन इस जंग की दिशा तय कर सकते हैं। यानी जिसके पास ज्यादा उत्पादन, बेहतर तकनीक और लंबी दूरी तक सटीक हमला करने की क्षमता होगी, उसे रणनीतिक बढ़त मिल सकती है। लेकिन एक बात तय है, न रूस झुकने के संकेत दे रहा है और न ही यूक्रेन पीछे हटने को तैयार दिख रहा है। यानी यूरोप के आसमान में मिसाइलों और ड्रोन की ये जंग अभी और लंबी चल सकती है और हर नई सुबह सिर्फ एक सवाल छोड़ जाएगी, आज किसकी बारी है और अगला निशाना कौन होगा।